हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट बिल्स एंड एक्ट्स ऑफ 2020 टू 2021 फॉर यूपीएससी ऑन अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल की, जिससे रिलेटेड काफ़ी इशू जो है अराइज हुआ है मार्च से लेकर अगस्त ऑफ दिस ईयर। But before starting this lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy combat the most competitive, gamified UPSC civil service exam battle held on every Sunday 11 a.m. Enroll now for free. The link is given in the description box below. Use the code ARPITA10 ARPITA10 to unlock the Plus experience for free and start learning from the best. Now, how to enroll in the quizzes for free? Just download the Unacademy Learning app, register or sign in on the app, select the goal as UPSC Civil Service Exam, UPSC CSE, and click on the link above and then enroll now. When prompted, apply the code ARPITA10 to activate your free plan. Unacademy Combat is a battle to challenge thousands of learners and win exciting rewards and prizes. It's India's biggest weekly competition for UPSC Civil Service Exam. Extensive quizzes, 60 questions from economy, polity, environment, science and tech, geography, history. The questions are curated by the Unacademy's team of UPSC Civil Service Exam educators. So make sure you enroll now. The link is given in the description box. Every Sunday 11 a.m. देखिए, आज हम बात करेंगे ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल की। फर्दर इसको स्टार्ट करें इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिब्यूनल्स असल में होते क्या हैं। देखिए, जहाँ पर भी आप देखते हैं कि क्वाजी शब्द का यूज़ करा जाए, क्वाजी का बेसिकली मतलब होता है एज इफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। बेसिकली ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन ही हैं, एज इफ यानी कि क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिनका काम होता है कि स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड, टैक्स रिलेटेड, डिस्प्यूट से रिलेटेड, उनको वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सके। इनका मेन जो काम है जुडिशरी में, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन में, वो काम बहुत स्पेसिफिक होता है। दे परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शंस लाइक एडजुकेटिंग डिस्प्यूट्स, डिटरमाइनिंग राइट्स बिटवीन कंटेस्टिंग पार्टीज, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को लेना, किसी लिए हुए एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को रिव्यू करना एंड सो फोर्थ। द ऑब्जेक्टिव मे बी टू रिड्यूस द केस लोड ऑफ द जुडिशरी। देखिए, इसका जो मेन जो फंक्शनिंग है, यू कैन सी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, जो हमारा जुडिशरी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड का प्रेशर है। बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, इसलिए जितने भी केसेस हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ में डील करते हैं, जैसे कि आपका हो गया फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, सेंसर बोर्ड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आ जाता है, या एनजीटी है जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो उस तरीके के जो जहाँ पर ऐसे केस आते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, तो इन केसेस को सॉल्व करने के लिए, इन डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए और केस लोड को कम करने के लिए जुडिशरी पर ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया था। यानी कि ट्रिब्यूनल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है। फर्दर बात आती है कि बिल्स जो है, ये जो बिल है 2021 में, जो अभी हाल ही में अगस्त के महीने में फर्स्ट वीक में आया है, व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस। देखिए, पहले जो बिल बनाने के लिए अगर आप बैकग्राउंड को समझेंगे तो सरकार ने डेटा को एनालाइज करा कि जो ट्रिब्यूनल्स हमने बनाए हैं जिससे कि फास्टर जस्टिस डिलीवरी हो सके, न्याय जो है वो लोगों को जल्दी जल्दी मिल सके, डिस्प्यूट जो है वो फास्टर तरीके से रिजॉल्व हो सके, स्पेसिफिक जो इश्यूज़ हैं और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर जो इतने ज़्यादा केसेस का ओवरलोड है वो हट सके। क्या वो हो रहा है? लेकिन डेटा में पता चला लास्ट 3 ईयर्स के डेटा में कि ऐसा नहीं हो रहा है, कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं वेरियस सेक्टर में वो किसी भी तरीके से फास्टर जस्टिस डिलीवरी में काम नहीं कर रहे हैं। फर्दर काम तो वो कर ही नहीं रहे हैं, इनफैक्ट ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो कंसिडरेबल एक्सपेंस यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा बना रहे हैं ऑन द एक्सचेकर, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि एक तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है ट्रिब्यूनल्स का बनाना, कि न्याय का जो प्रोसेस है, जस्टिस का जो डिलीवरी है वो फास्ट हो सके, वो भी नहीं हो रहा है, और इससे एक्सपेंसिव भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं एक्सपेंसेस। Also, the Supreme Court of India has also deprecated the practice of tribunalization of justice and filing of appeals directly from the tribunals to the apex court in many of its judgments.
इवन हम मद्रास केस जो देखेंगे इवन 2021 में, वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मना करा है इस तरीके से जो फंक्शनिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल्स जिस तरीके से हो रही है। अब बात आती है कि ट्रिब्यूनल्स इस तरीके से काम क्यों नहीं कर पा रहे। उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि स्पेसिफिक केसेस में, पर्टिकुलर केसेस में जल्दी जो है क्विक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के साथ जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर दीजिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके देखिए सरकार के अलग रीज़न है, सुप्रीम कोर्ट का इसको डेप्रिसिएट करना और इस पर इशू अराइज करना उनका अलग एक पर्सपेक्टिव है। हम दोनों को ही समझेंगे और फिर समझेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें जो हैं आगे बढ़ रही हैं। देयरफॉर फर्दर स्ट्रीमलाइन अगर हम कर देते हैं ट्रिब्यूनल्स की, तो इसको नेसेसरी माना गया। देखिए इतना ज़्यादा खर्चा जो है एक्सचेकर पर जो हो रहा है, एक्सपेंस जो बढ़ रहा है, तो सरकार ने ये सोचा है कि जो फर्दर ट्रिब्यूनल्स हैं, सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए 2 ट्रिब्यूनल्स हैं, एक ये ट्रिब्यूनल है और एक ये ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल T1 एंड ट्रिब्यूनल T2। हो सकता है कि ट्रिब्यूनल T1 और T2 के कुछ ऐसे केसेस हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक्स हैं जो कि एक दूसरे से काफ़ी अलाइन होते हैं। तो इस केस में T1 का रिसोर्स अलग जाएगा, T2 के लिए अलग रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि T1 प्लस T2 बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव हो जाएगा ऑन द एक्सचेकर। बट अगर T1 T2 को जोड़कर मर्ज कर अगर T3 फॉर्म कर दिया जाए, तो सबसे ईजी बात ये होगी कि दोनों में थोड़ा थोड़ा जो स्पेसिफिक केसेस, सपोज कीजिए T1 जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ केसेस को डील कर रहा है, इन्वायरमेंट और फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ केसेस को, T2 में भी उसी तरीके के केसेस आते हैं। तो इस तरीके के सिमिलर जो केसेस हैं उनको अगर हम मर्ज कर देते हैं ऐसे ट्रिब्यूनल्स को, तो सबसे बड़ी बात है एक्सपेंस कम हो जाएगा ऑन दी एक्सचेकर एंड एट द सेम टाइम इससे स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस भी होगा। अब इसको और बैकग्राउंड को समझने के लिए देखिए ट्रिब्यूनल्स के रेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है, यानी कि ट्रिब्यूनल्स को मर्ज करना या अबॉलिश कर देना, ये आज या इस साल से स्टार्ट नहीं हुआ है। बीजेपी की सरकार जब 2014 में आई थी, मोदी गवर्नमेंट, उसके 1 साल बाद ही 2015 से ही ये जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट हो गई थी रेशनलाइजेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स की। इनफैक्ट फाइनेंस एक्ट 2017 में ये डायरेक्टली बात करी गई और अबॉलिश करे गए ट्रिब्यूनल्स जो कि थे टोटल 7। 2017 में एक्ट आने से पहले, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको डेफिनेटली मेंस के लिए भी नोट करना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप देखेंगे कि जो पहले ट्रिब्यूनल्स थे वो पहले थे 26 ट्रिब्यूनल्स, उनको हटाकर 19 ट्रिब्यूनल्स यानी कि 19 ट्रिब्यूनल्स कर दिया गया, यानी कि -7 हो गए। 7 जो ट्रिब्यूनल्स थे उनको या तो अबॉलिश कर दिया गया या किसी ना किसी तरीके से मर्ज कर दिया गया अंडर द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017। यानी कि सरकार जब 2014 में आती है, बीजेपी की मोदी गवर्नमेंट जब आती है, तो उसके ऑलमोस्ट 3 साल बाद ही ट्रिब्यूनल्स के अंदर इतना बड़ा हमें जो है चेंज देखने को मिला कि या तो अबॉलिश हो गए या तो मर्ज हो गए, और जो नंबर था वो 26 से 19 हो गया। अब इसके लिए रीज़न ये था कि पहली बात, जैसे मैंने आपको T1, T2 और T3 के एग्जांपल से समझाया कि एक्सपेंस को भी हटाना था, फर्दर प्रोसेस को भी जो है फास्टन अप करना था। द रीज़न दैट फॉलोड इन द फर्स्ट फेज वाज टू क्लोज डाउन द ट्रिब्यूनल्स जिनकी या तो नेसेसिटी नहीं थी या फिर उनको मर्ज करना ही ज़्यादा अच्छा रहता, जिससे कि फंक्शन और अच्छे से हो पाए। अब देखिए बात आती है कि 2017 के बाद 2021 में इशू कैसे अराइज हुआ। देखिए 2021 में फरवरी के मंथ में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस बिल आता है, जिसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है 13 फरवरी 2021 में, इसी साल दूसरे महीने में। एंड इट वाज प्रपोज्ड टू अबॉलिश द मोर अथॉरिटीज इन ट्रिब्यूनल्स एज वेल एज टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म, जिससे कि जो अपील है, जो फाइल है, वो आपकी जो अपील है उसे डायरेक्टली आप फाइल कर सकते हैं, या तो हाई कोर्ट में या तो कमर्शियल कोर्ट में। आपको ट्रिब्यूनल्स के जो आपको ट्रिब्यूनल्स के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। काफ़ी ऐसी अथॉरिटीज और ट्रिब्यूनल्स के केसेस थे, यानी कि सरकार चाह रही थी कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं कुछ और फर्दर ट्रिब्यूनल्स को हटाया जाए और उनके जो केसेस हैं वो डायरेक्टली जो अपील आप कर सकते हैं अपने केसेस की, उसको फाइल कर सकते हैं अपने डायरेक्टली अपील को इनडायरेक्टली इन दी हाई कोर्ट्स और दी कमर्शियल कोर्ट्स। ट्रिब्यूनल्स को हटा ही दिया गया, ऐसा मानना था इस बिल का। बजट सेशन जो फरवरी में होता है, फरवरी में जो होता है, उसमें इसको बिल को पास नहीं करा गया बिकॉज ऑफ द बजट सेशन, और प्रेसिडेंट ने ही प्रोमोलगेटेड द ऑर्डिनेंस वाइल इंट्रोड्यूसिंग द बिल ऑन August 2, 2021। अब यहाँ पर बात करी जा रही है केवल और केवल ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल की, यहाँ पर रेशनलाइजेशन वाले बिल की बात नहीं हो रही जो फरवरी में था। जो फरवरी वाला जो बिल था उसको फर्दर विड्रू कर लिया गया था बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। अब इसकी देखिए कुछ की डिटेल्स हैं, ये आपको की डिटेल्स पता होनी चाहिए। द बिल प्रोवाइड्स फॉर द अबॉलिशन of the tribunals
और दी अथॉरिटीज अंडर वेरियस एक्ट्स। अब अगर आप इन एक्ट्स को स्टडी करेंगे, आपको डेप्थ में स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आप इवन बाय द नेम यू कैन आइडेंटिफाई। देखिए जैसे कॉपीराइट एक्ट्स 1957 का, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 का, कस्टम्स एक्ट 1962 का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994 का, पेटेंट्स एक्ट 1970 का, एंड ऑल्सो द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का। आप यहाँ पर देखेंगे कि काफ़ी स्पेसिफिक एक्ट्स हैं। ये एक्ट्स जस्टिस को लेकर नहीं है या विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए ही ये जो एक्ट्स हैं बनाए गए हैं। ऑल्सो द ट्रिब्यूनल्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट 2001, जोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवेज लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट 2002 विल ऑल्सो बी वाउंड अप अंडर दिस ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021, जो अगस्त के महीने में जो पहला हफ्ता है जो कि चर्चा में रहा। जितने भी पेंडिंग केसेस हैं इनसे रिलेटेड, इन एक्ट से रिलेटेड, अब वो सारे जो है वो ट्रिब्यूनल से अथॉरिटीज के पास जाने से पहले ही ट्रांसफर हो जाएंगे हाई कोर्ट में या फिर कमर्शियल कोर्ट में। ऑल्सो द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल विल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द यूनिफॉर्म टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरपर्सन, की जो चेयरपर्सन होंगे, जो वेरियस मेंबर्स होंगे ट्रिब्यूनल्स में, उनका क्या सर्विस का टर्म होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए उनकी सर्विस की फर्दर। अब देखिए ये तो बात है कि ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल्स में अभी तक कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है। 2015-2017 का फाइनेंस एक्ट में क्या हुआ, फरवरी में के महीने में बिल को विड्रॉ कर लिया गया बजट सेशन के दौरान, और अभी फर्दर ये जो बिल आया है अगस्त के फर्स्ट वीक में, हम इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं ये तो फर्दर आपका पार्ट हो जाता है करंट अफेयर्स का। लेकिन आपको जो याद चीज़ रखनी है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, वो ये है कि आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू दी ट्रिब्यूनल्स। सो बेसिकली ट्रिब्यूनल्स वर नॉट अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। असल कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 1950s में जो था हमारे पास, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं करा गया था ट्रिब्यूनल्स का, अनटिल एंड अनलेस 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है, इस एक्ट के बाद इसके अंदर प्रावधान है, हमारे संविधान में ट्रिब्यूनल्स को लेकर प्रावधान आए। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 323A, इट डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में एड्रेस होते हैं। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट उठाएंगे तो उसमें आर्टिकल 323 में ए वाला जो प्रोविजन है वहाँ पर देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में लिखा हुआ है। 323B में लिखा हुआ है डील्स विद ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। और आर्टिकल 262 में बात करी गई है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ रोल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन adjudicating conflicts surrounding interstate rivers that arise among the state and regional governments, जिससे एनजीटी भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंस रखता है कि आपको ये सारे आर्टिकल्स पता होने चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल इससे डील करता है, वहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग के तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो प्रोविजंस पता होने, जो भी चीज़ करंट अफेयर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इश्यूज रेज करे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला इशू ये रेज किया कि जब ऑर्डिनेंस देकर व्हेन प्रेसिडेंट प्रोग्यूमुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द ऑर्डिनेंस इन द मंथ ऑफ फरवरी, जिस बिल को विड्रॉ कर लिया गया बाय फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि पहले फरवरी वाला बिल है, जो कि ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म बिल नहीं बल्कि ट्रिब्यूनल्स रेशनलाइजेशन वाला बिल है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहली बात तो आपने डिस्कशन ही नहीं करा पूरे बिल के ऊपर प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से होना चाहिए था। बजट सेशन में उसे बहुत जल्दबाजी उसमें दिखाई। ऑल्सो द गवर्नमेंट इनफैक्ट नाउ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल जो है 2021 वाला, जो अगस्त वाले महीने में पास जो देखने को मिला, उसमें भी गवर्नमेंट ने कोई भी री इनेक्टमेंट नहीं करी है। वही पुराने प्रोविजंस को वापस लगा दिया गया है जिनको कि मद्रास बार एसोसिएशन केस 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था। इस चीज़ को बोला जाता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव ओवरराइडिंग, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है उसको वापस री इनेक्ट कर सरकार के द्वारा लाना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला दैट देयर आर रिपीटेड वायलेशंस ऑफ आर ऑर्डर्स।
कि जो सेंटर है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने केवल फरवरी के महीने में आए हुए जो बिल है, जो रेशनलाइजेशन ट्रिब्यूनल्स का जो बिल है, उसके ऊपर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि सरकार की इस बात पर, इस बिहेवियर पर भी सवाल उठाए कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग जो ट्रिब्यूनल्स की जो डायरेक्शन दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आपको ट्रिब्यूनल्स को इस तरीके से चलाना चाहिए, जो डायरेक्शन समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट्स में भी देते रहते हैं किसी न किसी तरीके से, सरकार ने उनका पूरी तरीके से फॉलो अप नहीं किया और रिपीटेड तरीके से ऐसा नहीं किया गया। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, काफ़ी रिपीटेड वायलेशन हुए सुप्रीम कोर्ट के इन ऑर्डर्स और डायरेक्शंस का। ऑल्सो द प्रोविजंस इन द ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग कंडीशंस ऑफ सर्विस और ट्रिब्यूनल मेंबर्स का टेन्योर, यानी कि उनका कितने दिन उन्हें काम करना है, द चेयरपर्सन्स वर स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एक और इशू है। द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 बार्स अपॉइंटमेंट्स टू ट्रिब्यूनल्स ऑफ पर्सन बिलो 50 ईयर्स ऑफ एज, एज ए टोल्ड यू, और इसमें कहीं ना कहीं लेंथ और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है उसको अंडरमाइन किया जाता है। जो सबसे बड़ा इशू सुप्रीम कोर्ट ने रेस किया है ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, और ये सबसे बड़ा इशू है, जो परेशानी, जो मेन चीज़ है वो ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, ट्रिब्यूनल्स में जो डिस्प्यूट पूरा हो रहा है वो ये है कि ट्रिब्यूनल्स में बहुत ज़्यादा खाली वैकेंसीज हैं। देयर आर वैकेंसीज, देयर आर वेकेंट पोजीशंस इन ट्रिब्यूनल्स। ऑलमोस्ट इंडिया के जो 16 ट्रिब्यूनल्स हैं, इंक्लूडिंग एनजीटी और एएफएटी यानी कि आर्म्ड फोर्सेज एपेलेट ट्रिब्यूनल, और डीआरटी यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जैसे बड़े बड़े ट्रिब्यूनल जो हैं वहाँ पर क्रिपलिंग वैकेंसीज हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर 1 या 2 सीट खाली हैं, या फिर अगर 10 लोगों की जो है वहाँ पर वर्कफोर्स होनी चाहिए तो वहाँ पर 8 हैं लेकिन 2 नहीं है। इवन थिंक टैंक्स ने यह बताया है कि अगर हम देखें, जो सरकारी डेटा नहीं है, जो थिंक टैंक्स के द्वारा दिया हुआ डेटा है एंड बाय सर्टेन प्राइवेट जर्नलिस्ट्स, वो ये कहते हैं कि इस तरीके के जो ट्रिब्यूनल्स है उनमें ऑलमोस्ट अराउंड 30 to 40% ही वैकेंसीज जो हैं वो भरी हुई हैं। वहाँ पर जो लोग हैं काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मेंबर्स काम कर रहे हैं। इवन चेयरपर्सन की जो पोजीशन है वो भी कई जगह पर अच्छे से काम नहीं है, कर रही हैं, और खाली भी हैं, वैकेंसीज वहाँ पर भी हैं। यानी कि जहाँ पर 10 लोग काम करने चाहिए वहाँ पर 10 में से केवल और केवल 4 लोग ही हैं जो काम कर रहे हैं। ऐसे केस में, ऐसे सिनेरियो में हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रिब्यूनल्स का जस्टिस देना या न्याय देना, वो भी जल्दी से जल्द? तो ये बहुत बड़ा एक इशू है वेकेंट पोजीशंस का। Existence of large number of vacancies of members and chairpersons also has caused the delayed cause in filing them up, resulted in the weakening of the tribunals. अब देखिए, अगर ट्रिब्यूनल्स का मेन काम है हर चीज़ को जल्द से जल्द करना, जस्टिस की डिलीवरी जल्द से जल्द करना, जल्द से जल्द कब हो सकती है? जब प्रॉपर वहाँ पर मेंबर्स हों। मेंबर्स कब होंगे? जब वेकेंट पोजीशंस नहीं होंगी। फर्दर वेकेंट पोजीशंस का होना, सुप्रीम कोर्ट ने तो इशू रेज किया है, लेकिन इसका एक जो इशू है वो ये भी है कि एक्सचेकर पर ट्रिब्यूनल्स वैसे ही इतने भारी हैं, यानी कि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है ट्रिब्यूनल्स। फर्दर अगर वैकेंसीज़ को भी पूरी तरीके से भर दिया जाता है, वैकेंसीज, वेकेंट पोजीशंस को हटा दी जाता है, एम्प्लॉयमेंट जो है कर दी जाती है, जो सैलरीज होंगी फिर उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? तो ये बहुत ही अफेयर जो है बहुत ही ट्रिकी लेवल पर जा चुका है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की अलग इश्यूज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट का मानना अलग है जो कि सही है, और सरकार जो है वो एक्सपेंसेस को देखकर, एक्सचेकर को देखकर, इस पूरी सिचुएशन को समझकर, जस्टिस की डिलीवरी को भी समझना है सरकार को कि जस्टिस की डिलीवरी भी जल्दी से जल्द होनी चाहिए। सरकार को ये भी देखना है कि ये चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बजट को भी पूरे तरीके से जो है मेंटेन करना है। तो ये बहुत एक ट्रिकी सिचुएशन है जिसमें सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो है दोनों ही इसके पार्ट हैं। ऑल्सो इट इज़ वेरी डेट्रीमेंटल टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बिकॉज जो केसेस ट्रिब्यूनल्स में नहीं हैं वो केसेस जब हाई कोर्ट्स में जाएंगे, या जैसे ट्रिब्यूनल्स को मर्ज कर दिया जाता है या एबॉलिश कर दिया जाता है, जो केस बचेंगे, जो पेंडिंग केस होंगे वो हाई कोर्ट से कमर्शियल सिविल कोर्ट्स में जाएंगे, और वहाँ पर पहले से ही इतना ज़्यादा वर्कलोड है। फर्दर वहाँ पर स्पेशलाइजेशन भी नहीं है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ भी नहीं है। अब ऐसे केस में अगर एक्सपर्टीज़ नहीं है और डिसीजन भी बिल्कुल सही होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, तो प्रोसेस लंबा होगा। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इशू। अब इसका एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए, जो FCAT है यानी कि फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि जितने भी डिस्प्यूट होते हैं सेंसर बोर्ड से रिलेटेड, उनके लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए। आर्ट और सिनेमा को लेकर एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। अब अगर इसी तरीके के केसेस को हमने हाई कोर्ट में या फिर किसी कमर्शियल सिविल कोर्ट में जो है भेज दिया,
तो वहाँ पर जो डिस्प्यूट मैकेनिज्म है वो प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करेगा. फर्दर द डिसोल्यूशन ऑफ सर्टेन ट्रिब्यूनल्स लाइक द FCAT एंड द एपिलेट बॉडीज, द ट्रांसफर ऑफ देयर फंक्शंस टू हाई कोर्ट, इससे ज़्यादा से ज़्यादा तो वर्कलोड बढ़ जाएगा हाई कोर्ट के ऊपर, और स्पेशलाइजेशन नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जो डिसीजन है वो प्रॉपर तरीके से आएगा. ऑल्सो इसके बारे में फर्दर अगर हम बात करें रिफॉर्म्स बिल के बारे में एक समरी के रूप में, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें डिसोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग बॉडीज है. द बिल सीक्स टू डिसॉल्व सर्टेन एपिलेट बॉडीज, या उनके फंक्शंस को दूसरे कोर्ट्स में या जुडिशियल बॉडीज लाइक हाई कोर्ट और कमर्शियल सिविल कोर्ट में भेज दिए जाएंगे. उनका जो फंक्शन है जो ट्रांसफरेंस हो जाएगा पावर का. फॉर एग्जाम्पल कि जो FCAT है उसको हाई कोर्ट एड्रेस करेगा. ऑल्सो द मर्जिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉडीज. देखिए फाइनेंस एक्ट 2017 में मैं आपको बता चुका हूँ दैट इट हैज़ मर्ज ट्रिब्यूनल्स, ऑलमोस्ट अराउंड 60 ट्रिब्यूनल्स को मर्ज कर दिया गया था, 60 ट्रिब्यूनल्स को हटा दिया गया था, 26 से 19 ट्रिब्यूनल्स हो गए थे. जैसे कि कॉम्पिटिशन एपिलेट ट्रिब्यूनल जिसको कि CAT भी बोला जाता है, उसको मर्ज कर दिया गया नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल के साथ, बिकॉज सर्टेन डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म जो था जिसको फॉलो किया जा रहा था कॉम्पिटिशन एपिलेट ट्रिब्यूनल में, वो सेम चीज़ नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल में भी थी, तो उनको फर्दर मर्ज कर दिया गया. यानी कि कॉम्पिटिशन एपिलेट ट्रिब्यूनल अब नहीं है, अब नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल है, जो कि कॉम्पिटिशन एपिलेट ट्रिब्यूनल जैसे रिलेटेड केसेस को भी हैंडल करता है. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है SC यानी कि सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज. अब देखिए जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स है ट्रिब्यूनल के, उनको केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमिटी. अब स्टेट लेवल पर ये अलग होंगे. States will have their separate search cum selection committees with the Chief Justice of the High Court of that concerned state as well as the chairman with a casting vote. तो आपको याद रखना है, कई बार आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि सर्च कम सिलेक्शन कमिटीज ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो हैं ये एज पर द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2021 जो कि अगस्त के महीने में चर्चा में रहा, क्या इसमें स्टेट और सेंटर के लेवल पर दोनों तरीके से सर्च कम सिलेक्शन कमेटी सेम होंगी? आंसर है नहीं, स्टेट की अलग होंगी, सेंटर के लेवल पर अलग होंगी. अब अगर बात करें एलिजिबिलिटी और टर्म ऑफ ऑफिस की, तो ये भी आपको क्लॉज याद रखना है कि जो बिल है एज पर द बिल, नॉट एज पर द एक्ट, एज पर द बिल इट प्रोवाइड्स फॉर अ 4-year टर्म ऑफ ऑफिस. 4 साल का कार्यकाल है, सब्जेक्ट टू द अपर एज लिमिट. अगर 70 साल आपकी उम्र हो जाती है, 70 ईयर्स हो जाता है चेयरपर्सन की उम्र, या 67 ईयर्स हो जाती है फॉर द मेंबर्स, ये इनकी जो है एज के बारे में क्राइटेरिया दिया हुआ है. ऑल्सो इट स्पेसिफाइज कि कम से कम मिनिमम एज जो है इट इज़ 50 ईयर्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ चेयरपर्सन और अ मेंबर. तो ये भी बात आपको याद रखनी है. अगर रिमूवल करना है तो रिमूवल जो होगा इट विल बी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द SC यानी कि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. SC जो है सर्च कम सिलेक्शन कमेटी हटा नहीं सकती डायरेक्टली, हटाया जाएगा, रिमूवल किया जाएगा ट्रिब्यूनल मेंबर्स का ओनली बाय केंद्र सरकार. सो दिस वाज ऑल फॉर द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल. आपको इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कौन कौन से आर्टिकल आते हैं ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, कौन से आर्टिकल्स हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट और सरकार जो है वो एक ऐसे लेवल पर है जहां पर सुप्रीम कोर्ट अलग इश्यूज उठाते हैं ट्रिब्यूनल को लेकर और सरकार के अलग अपना मानना है, इसको भी आपको समझना होगा पूरी चीज़ को. बिकॉज जस्टिस से रिलेटेड और जुडिशियल जितने भी हमारी जो प्रोसीडिंग्स हैं और जो केसेस हैं उससे रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है जो GS पेपर 2 में मेन्स में भी पूछा जा सकता है आपसे. प्लस इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी सवाल इसका आ सकता है. तो आपको ये याद रखना है. दिस वाज ऑल फॉर टुडे एज फार एज द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल 2021 वाज कंसर्न. Like the video and subscribe the channel. In case if you have any questions, you can comment down below. Unacademy, let's crack it.